अस्सलाम वालेकुम। अगर आप न्यूजीलैंड में पढ़ने का ख्वाब रखते हैं और समझ नहीं आ रही कि पूरा स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, तो आज की ये वीडियो ना आपके लिए है। इंटरनेट पे बहुत सारी मालूमात होती हैं, लेकिन एक वीडियो में सिर्फ बैंक स्टेटमेंट की बात होती है, दूसरे में सिर्फ IELTS की बात होती है, तीसरे में सिर्फ वीज़ा की बात होती है। लेकिन हकीकत ये है कि हर स्टूडेंट वीज़ा ना एक पूरा प्रोसेस होता है। अगर एक भी स्टेप इसमें गलत कर देते हो ना, तो पूरे वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। इस वीडियो में आपको बिल्कुल शुरू से लेकर ना आखिर तक हर स्टेप समझाऊंगा। कोर्स आपने कैसे मुंतखब करना है, सही यूनिवर्सिटी आप कैसे ढूंढते हो, ऑफर लेटर आपको कैसे मिलता है, बैंक स्टेटमेंट कैसे तैयार करनी होती है, कितने पैसे आपको दिखाने होते हैं, मेडिकल आपको कब चाहिए होता है, पुलिस सर्टिफिकेट आपको कब चाहिए होता है, वीजा एप्लीकेशन कैसे जमा होती है, और आखिर में वीजा आने के बाद ना आपको क्या क्या करना चाहिए। Assalamu alaikum. My name is Rizwan Chaudhary from Study Visa Pro. For the past several years, I have been helping students to achieve their dreams of studying overseas. ज्यादातर लोग समझते हैं कि स्टूडेंट वीजा का पहला स्टेप है ना वो वीजा अप्लाई करना है, लेकिन हकीकत में ना ऐसा नहीं है। सबसे पहला स्टेप सही कोर्स चूज करो, सही इंस्टीट्यूशन चूज करो, कॉलेज चूज करो, यूनिवर्सिटी चूज करो। ठीक है, यही वो जगह है जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स ना गलती कर देते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि कौन सा कोर्स सस्ता है और या कौन सा कॉलेज जो है ना जल्दी ऑफर लेटर दे रहा है, वहां पर अपना एडमिशन करवा लेते हैं। लेकिन इमिग्रेशन सिर्फ ये नहीं देखती कि आपने एडमिशन ले लिया है, वो ये भी देखती है क्या ये कोर्स जो है ना आपकी स्टडी से, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस से और फ्यूचर प्लान से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर अगर आपने बैचलर ऑफ कॉमर्स किया है, कई साल आपने अकाउंट्स के अंदर काम भी किया है, बिजनेस के अंदर काम भी किया है, लेकिन अब अचानक ना आपने कोई ऐसा कोर्स चूज कर लिया है जिसका आपका प्रीवियस हिस्ट्री से, प्रीवियस स्टडी से, प्रीवियस एक्सपीरियंस से कोई मैच ही नहीं बनता, तो इमिग्रेशन आपसे लाजमी सवाल करेगी कि आपने आखिर ये तब्दीली क्यों की। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फील्ड को चेंज ही नहीं कर सकते, आप जरूर कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक वैलिड रीजन होनी चाहिए, आप इमिग्रेशन को कन्विंस कर सको। सवाल आता है कि कोर्स आप कैसे मुंतखब करते हो। सबसे पहले ना अपने पर्पस को देखें। अगर आपने 12th ग्रेड तक स्टडी की है ना, तो आपके लिए डिप्लोमा या बैचलर बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास पहले से बैचलर डिग्री है तो ऑब्वियसली आप मास्टर करोगे या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर कोई भी प्रोग्राम चूज करोगे। और अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो PhD एक अलग पाथवे है। ठीक है, इसके बाद आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज को देखते हो। अभी न्यूजीलैंड में ना मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूट होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, तिपू केंगाग इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट ट्रेनिंग और एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। ठीक है, और हर जो है ना बेसिकली इंस्टीट्यूट्स है ना उसकी अपनी एक फीस है, उसका एडमिशन का क्राइटेरिया है और प्रोग्राम्स की कंडीशंस है। ठीक है, आप सिर्फ ये ना देखो कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो है ना फीस है ना वो रीजनेबल है, ये भी देखो कि ये NZQA से अप्रूव्ड है कि नहीं है, और ये आपके फ्यूचर के अंदर ना आपकी किस हद तक हेल्प कर रहा है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। अभी एक और अहम बात, कोर्स को चूज करने से पहले ना इसकी फीस भी देख लें, क्योंकि यही फीस बाद में आपका ना फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा बनेगी। क्योंकि अगर आपको फीस पहले से मालूम होगी ना तो आपको बैंक स्टेटमेंट अपनी तैयार करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये चीज भी बहुत ज्यादा ऑब्वियसली आपके ज़हन में होनी चाहिए। हमने कोर्स और यूनिवर्सिटी चूज कर ली ना, तो अगला स्टेप है यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना। बहुत से स्टूडेंट्स समझते हैं कि ये बहुत ही डिफिकल्ट स्टेप है, लेकिन अगर आपके पास ना सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये स्टेप इतना मुश्किल नहीं है। आमतौर पर यूनिवर्सिटी आपसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगती है, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं आपके सारे, आपका पासपोर्ट होता है। ठीक है, अगर आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप वो साथ में अटैच करते हो, साथ में आप अपना इंग्लिश या PTE का सर्टिफिकेट अटैच करते हो, या फिर जो भी आपका अप्रूव टेस्ट रिक्वायरमेंट्स है, कॉलेज की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से जो आप अपना सर्टिफिकेट अटैच करते हो। इसके बाद ना कुछ इंस्टीट्यूट्स ना आपसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी मांगती है, यस पर्सनल स्टेटमेंट भी मांगते हैं कि आप ये ना इस कोर्स को क्यों चूज किया है। तो मोस्टली ये ना आपका मास्टर प्रोग्राम्स के लिए होता है, बैचलर से अंडर ग्रेजुएट जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं इनमें ये नहीं मांगा जाता। तो बेसिकली इसमें आप क्या बताते हो कि इसमें ये बताते हो कि आपने ये कोर्स क्यों चूज किया, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ये कोर्स आपकी कैसे हेल्प करेगा अपने गोल्स को अचीव करने में। सवाल आता है कि अप्लाई कैसे करें। आप खुद भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो, इतना मुश्किल काम नहीं है, या किसी रजिस्टर्ड एजेंट की हेल्प ले सकते हो।
आप मेरे थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो एज अ स्टडी वीजा प्रो। एप्लीकेशन जमा होने के बाद ना यूनिवर्सिटी आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को असेस करती है और अगर सब कुछ ठीक हो ना वो आपको ऑफर ऑफ प्लेस इशू कर देती है। अब ये जो ऑफर ऑफ प्लेस होता है ना वीजा के लिए एक अहम डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। ऑफर ऑफ प्लेस ना आपका दो तरह का हो सकता है। कंडीशनल ऑफर ऑफ प्लेस, इसका मतलब ये होता है कि अभी आपने कुछ कंडीशंस पूरी नहीं की, जैसे आपने कोई आपका डिग्री मिसिंग है या आपका कोई एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट मिसिंग है या IELTS मिसिंग है या आपका वर्क एक्सपीरियंस लेटर मिसिंग है। जब आप ये कंडीशंस पूरी कर देते हो ना तो यूनिवर्सिटी फिर आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर जारी कर देती है, ठीक है। इसलिए अगर आपको कंडीशनल ऑफर मिले तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यूनिवर्सिटी की कंडीशंस को पूरा करो, कॉलेज की कंडीशंस को पूरा करो, तो वो आपको अनकंडीशनल ऑफर ऑफ प्लेस इशू कर देगी, फिर आप अगले स्टेप की तरफ बढ़ जाओगे। भी आपको ऑफर ऑफ प्लेस मिले ना तो इसे सिर्फ डाउनलोड करके ना रख लें, इसे एक बार अच्छे से पढ़ें, ठीक है। चेक करें आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, कोर्स का नाम, इनटेक, कैंपस और ट्यूशन फीस सब कुछ करेक्ट है, ठीक है। अगर किसी भी जगह कोई गलती है ना, कोई मिस्टेक है, तो फौरन यूनिवर्सिटी से रब्ता करो, कॉलेज से रब्ता करो, ठीक है, उसको फिक्स करवाओ, क्योंकि बाद में ना वीजा एप्लीकेशन के अंदर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एक सवाल मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्या एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में अप्लाई किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। आप एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और बहुत से स्टूडेंट ऐसा करते भी हैं। बाद में जब डिफरेंट ऑफर ऑफ प्लेस आ जाते हैं तो आप फीस को कंपेयर करते हो, कोर्स को कंपेयर करते हो, सिटी को कंपेयर करते हो, अपनी कंडीशंस को देखते हो और फिर डिसाइड करते हो, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि ऑफर ऑफ प्लेस का मतलब वीजा नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ इस बात का एविडेंस होता है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने ना आपको एडमिशन दे दिया है, ठीक है। फिर आपने अपनी वीजा एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होंगे, जैसे बैंक स्टेटमेंट वगैरह। तक ना आपने सही कोर्स चूज कर लिया, यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर दिया, ऑफर ऑफ प्लेस भी आपको मिल गया। अब आता है ना वो स्टेप जिस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ना गलती कर देते हैं, और वो है बैंक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। इमिग्रेशन न्यूजीलैंड ना ये नहीं देखती कि आपके अकाउंट में कितनी अमाउंट है, वो ये भी देखती है कि ये अमाउंट आपके पास कहाँ से आई है, कितने अरसे से आपके पास है, ठीक है, और क्या वाकया अपनी स्टडी और लिविंग एक्सपेंसेस इस अमाउंट से पूरा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि मैंने ना बैंक स्टेटमेंट, सोर्स ऑफ फंड्स, एजुकेशन लोन, स्पॉन्सर, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पर एक बहुत ही डिटेल के साथ वीडियो बनाई है, क्योंकि ये आपकी वीजा एप्लीकेशन का ना एक पिलर होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप वो वीडियो मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको जरूर मशवरा दूंगा कि ये वीडियो खत्म होने के बाद आप इसे जरूर देखें, क्योंकि ये वीजा एप्लीकेशन का ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अगर आप यहां पर मिस्टेक करते हो ना तो आपको वीजा एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आएगी। अगला जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो है पुलिस क्लियरेंस का और मेडिकल सर्टिफिकेट का। अगर आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, स्टडी वीजा अप्लाई कर रहे हो न्यूजीलैंड के अंदर ना, तो आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट्स ना प्रोवाइड करने ही होते हैं, ठीक है। पुलिस क्लियरेंस आप पहले एप्लीकेशन के साथ जमा करवा देते हो, लेकिन जो मेडिकल होता है वो हमेशा जब इमिग्रेशन आपको एक रेफरेंस नंबर भेजती है तो उस रेफरेंस नंबर के साथ आप पैनल फिजिशियंस के पास जाते हो, जो कि इमिग्रेशन न्यूजीलैंड के पैनल अप्रूव पैनल फिजिशियंस होते हैं। उनसे आप कांटेक्ट करते हो, आप डेट अपनी बुक करते हो और जाकर मेडिकल डन करते हो। अब ये अप्रूव जो पैनल फिजिशियंस होते हैं ना, डायरेक्टली ना आपका मेडिकल इमिग्रेशन न्यूजीलैंड को भेज देते हैं, ठीक है। तो आप ये ना कहीं और से मेडिकल नहीं करवा सकते, आपको जस्ट वेट करना होता है कब इमिग्रेशन आपको एडवाइस करती है मेडिकल प्रोवाइड करने की, ठीक है। इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस ना आप कोशिश करें आप पहले ही अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट कर दें, क्योंकि बाद में ऐसे टाइम डिले होता है और वीजा एप्लीकेशन उतना ही डिले हो जाती है। तो आपकी तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएं तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस को सबमिट करना। जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की वो ऑनलाइन होती हैं। इस स्टेप के ऊपर ना आप जल्दी नहीं करो, हर चीज को डबल चेक कर लो, मेक श्योर करो कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, एक्यूरेट हैं और एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। आपकी जो स्टोरी है ना वो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच कर रही है। आमतौर पर जो एप्लीकेशन में ना यही चीजें चाहिए होती हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट होता है, आपके जितने एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स होंगे वो होंगे, इंग्लिश टेस्ट होगा आपका, बैंक स्टेटमेंट्स
या इससे रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप यहाँ पर अटैच करेंगे। मेडिकल होगा, पुलिस क्लियरेंस होगा, और बाद में भी एक इमिग्रेशन आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांगती है तो यहीं आकर आप अपलोड करते हो। आपका जो पोर्टल होता है ना, ये आपका एक्सेसिबल होता है हर वक्त आपकी एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद से। इमिग्रेशन कोई भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगती हो, दोबारा पोर्टल के ऊपर आते हो, यहाँ पर जमा करते हो। एक बात आप हमेशा याद रखो, इमिग्रेशन को कभी झूठ नहीं बोलो। अगर आपका कोई वीजा रिफ्यूज हुआ तो यहाँ पर मेंशन करो, एक्यूरेट और हॉनेस्टली सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, ठीक है। इमिग्रेशन के पास बहुत सारे मीन्स होते हैं, अगर उन्होंने फाइंड आउट कर लेते हैं ना कि आपने कोई बात डिस्क्लोज नहीं की है तो बिग प्रॉब्लम यहां से शुरू हो जाता है। आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हो ना तो फाइल आपकी चली जाती है इमिग्रेशन न्यूजीलैंड के पास। आपको केस ऑफिसर मिलता है, ठीक है। केस ऑफिसर आपके इमिग्रेशन के तमाम डॉक्यूमेंट्स को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, कोर्स से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन को चेक करता है, ठीक है। उसके बाद वो मेक श्योर करता है कि आप जो है ना स्टूडेंट वीजा की तमाम कंडीशंस को पूरा कर रहे हो। अगर उनको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आप मेक श्योर करो कि आपका ईमेल जो है ना, फोन नंबर है, वो एक्यूरेट है, करेक्ट है, ठीक है। इमिग्रेशन ऑनलाइन अकाउंट्स को आप रेगुलरली चेक करते रहो। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड हो या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड हो तो आप उसको टाइमली आंसर कर सको इमिग्रेशन को। अगर इमिग्रेशन इंटरव्यू इसके बाद आपको स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू के लिए बुलाती है ना, तो मैंने स्टूडेंट वीजा के हवाले से ना 2 वीडियोस बनाई हैं। आप मेरे चैनल पर उसको वॉच कर सकते हो, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो इंटरव्यू के लिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंस होगे उतना ही ज्यादा आपके सक्सेस में के चांसेस ज्यादा होंगे। तो जब अगर आपको इमिग्रेशन बुलाए तो कॉन्फिडेंटली उसको आंसर करें। इमिग्रेशन अपनी असेसमेंट मुकम्मल कर लेती है ना, तो हम आते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, वीजा डिसीजन की तरफ, ठीक है। वीजा डिसीजन और प्रोसेसिंग टाइम, हर स्टूडेंट्स ना यही सवाल करता है कि सर कितना टाइम लगेगा, मेरा वीजा कितने टाइम में प्रोसेस होगा। अब इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये आपकी एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स, इनटेक और इमिग्रेशन का जो वर्कलोड होता है ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसलिए मैं हमेशा ये मशवरा देता हूं कि ना आप लास्ट मिनट तक वेट नहीं करो फाइल सबमिट करने में। जितनी जल्दी आप एप्लीकेशन सबमिट कर लोगे ना उतनी जल्दी ही आपका वीजा डिसीजन आएगा। आप ये नहीं कहो कि सर मेरी तो इनटेक जुलाई में है, मैं फरवरी में क्यों एप्लीकेशन सबमिट करूं, मार्च में क्यों करूं, ठीक है। आप जितनी जल्दी करोगे ना इमिग्रेशन के पास उतना लोड कम होगा और आपका जो डिसीजन है ना वो भी इतनी जल्दी ही आएगा। अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो आपको वीजा अप्रूवल लेटर मिल जाता है, ठीक है। इस लेटर को गौर से पढ़ो क्योंकि इसी में आपकी जो वर्किंग राइट्स हैं वो होते हैं, स्टडी किस हवाले से जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो होती है। अभी जो आपका ना ड्रीम था कि न्यूजीलैंड में पढ़ने का ना, वो यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन न्यूजीलैंड जाने से पहले ना कुछ और बातों का भी आपको ख्याल रखना है। उनके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के। वीज़ा आने के बाद ना अपनी बाकी तैयारी मुकम्मल कर लें, अपनी फ़्लाइट बुक करें, अकोमोडेशन को अरेंज करें, यूनिवर्सिटी कॉलेज के एनरोलमेंट मुकम्मल करें, ठीक है। अपने जो ट्रैवल इंश्योरेंस है उसको डबल चेक कर लें। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स की ना आप सॉफ्ट और हार्ड कॉपी अपने साथ रखें, जैसा कि पासपोर्ट हो गया, वीज़ा लेटर हो गया, ऑफर ऑफ प्लेस हो गया, फी रिसीट हो गया, अकोमोडेशन से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है वो आपके पास होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशंस की आपके पास डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। एयरपोर्ट पर ना आपसे आपके कोर्स से रिलेटेड, अकोमोडेशन से रिलेटेड या ट्रैवल से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ना इनकी डिटेल्स का पता होना चाहिए जो कि आप ना जो अननेसेसरी कोई ट्रबल में ना पड़े एयरपोर्ट के ऊपर, ठीक है। वीज़ा आने के बाद आप एक और काम प्लान करें कि अपनी सीवी को एडजस्ट करें, ठीक है। अपने कवर लेटर में अपनी आने की डेट मेंशन करें, अपनी अकोमोडेशंस की मेंशन करें और जॉब अप्लाई करना शुरू कर दें, ठीक है। क्योंकि आपने नेक्स्ट में फीस भी पे करनी है नेक्स्ट इनटेक की। तो मेरी आपसे कोशिश यही होगी, अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ। अगर आप न्यूजीलैंड पहुंच जाएं, अपनी क्लासेस जो है ना टाइमली शुरू करें, अपनी स्टडीज को प्रायोरिटी दें, सिर्फ वर्क के पीछे ना भागते रहें। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और फिर भी अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, मैंने कोशिश की है सब कुछ कवर करने की, तो प्लीज कमेंट बिलो।